So in the last class, we were doing IGCSE 20, paper 25, and we were done with question number 2. Now, starting off with question number 3. अच्छा भाई, सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है? Scientists developed a genetically modified maize. Figure 3.1 shows the mass of the genetically modified maize grown in one country from 2000 to 2015, right? तो भाई हमारे पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज है जो कि दो फॉर अबाउट 15 years दे हैव बीन ग्रोइंग एंड व्हाट्स हैपनिंग इज वी कैन सी दैट द मास ऑफ द मेज हैज बीन ग्रोइंग स्टेडीली. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द मास ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज ग्रोन बिटवीन 2000 एंड 2015. राइट, तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, नहीं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, राइट. अब 2000 के अंदर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है? इट्स समवेयर हियर, राइट. अब इसको देखो. अब 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 50, दैट मींस 1 इज इक्वल्स टू 10. 60 70 और ये क्या हो जाएगा? 80 मिलियन टन्स. 2015 के अंदर कितनी है भाई? राइट. तो अगर हम लोग देखें, ये इस वाली लाइन के ऊपर आ रहा है. इस वाली लाइन ये क्या हो जाएगी? 310 320 325. अगर ये 330 होगा तो उसके बीच में 325 आ जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज व्हाट? 80 divided by initial value multiplied by 100. So if somebody could calculate this for me. So let me use my calculator here. So it's 325 minus 80. That is coming out to be 245 divided by 80 once again. 3.06 multiplied by 100. ये कितना आ रहा है? 306.25. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 306. 10 10 20 30 foot. Okay. So 325 divided by minus 80. 80 आ रहा है ना? 6 7 8. हाँ, ठीक है. राइट, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है ना उसका, परसेंटेज इंक्रीज का. हाँ, मेरा भी 306.25 ही आ रहा है. ऑल राइट. नाउ, हाँ हाँ, यस यस, मनाइल, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो हमारे पास कितना आ रहा है? 306.25. उसने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो हम लोग 306 कर देंगे. ठीक है. ऑल राइट. अच्छा, वोंट वी डिवाइड बाय 325? व्हाई वुड वी डिवाइड बाय 325 मेरा बेटा? मे बी, ओके, मे बी आई आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग एज वेल. ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. आ, हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना. तो परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. ऐसा ही है ना? दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज. सही तो कह रहा हूं मैं? ऑलराइट. अच्छा, अब देखो, इसमें हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है ना. तो हम इसको राउंड ऑफ करके 310 भी कर सकते हैं, बट वी गोइंग टू कीप इट टिल 306. ऑलराइट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. परसेंटेज कर दोगे इसको? ओके. सो to develop genetically modified maize, a gene for producing a natural insecticide was taken from a bacterium and transferred into the maize plant cells. हमने क्या करा? एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है. याद है, वी टॉक अबाउट बीटी टॉक्सिन, राइट? So that is transferred into the maize plants. Genes are found at specific position on a biological molecule, right? So where is that particular biological molecule present by? What do we call that biological molecule that has the gene? That biological molecule is what we call as DNA. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई scientists who develop genetically modified crop plants
breed them for many generations before allowing the farmers to grow the crop plants. Suggest why the scientists breed genetically modified crops for several generations. ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अगेन वही आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाली बात भी आ गई। यहाँ हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें क्या देख रहे हैं कि दैट जीन फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंस दैट वी हैव पुट इनटू द प्लांट्स, भाई क्या हमारे पास वो प्लांट ये वाला जीन एक्सप्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, राइट? अब उसने वो जीन एक्सप्रेस कर दिया, इज दैट जीन और जीन फॉर दैट टॉक्सिन दैट इज बेसिकली acting on the insects only, is that particular toxin producing any harmful effects on the humans or not? कि भाई मतलब हमारे पास वो जो particular plant है, that genetically modified plant, is it even safe to propagate further, right? So we'll be looking for that. तो अब अगर हम लोग इसको देखें, हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे? So we'll say that हमने कहा to find out if number one, the gene for insect resistance is being expressed or not, is being expressed or not. Also, to see if the genetically modified maize or crop grown has an adverse या फिर toxic effect on humans or the consumers, right, before it could, let's say, be marketed. Resistivity, हाँ कह सकते हैं कि भाई on how many, uh, the suggest वाले answers can vary as long as the thing is correct, तुम्हारा जो statement है वो ठीक हो, उससे मिलता जुलता हो, answers can vary. All right, ठीक है। अच्छा, हम इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं कि भाई जिस जगह पे हम लोग ग्रो करवाना चाह रहे हैं वहां क्या वो पर्टिकुलर प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ग्रो करेगा या नहीं करेगा, एक ये भी तो चीज आ जाएगी ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सवाल कह रहा है ह्यूमन प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग बैक्टीरिया दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, डिस्क्राइब हाउ अ जीन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। कितने मार्क्स का भाई? 6 मार्क्स का, राइट? तो हम लोग क्या बात करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॉपी पेस्ट ऑल द पॉइंट्स वी रोट फॉर इंसुलिन जीन, ठीक है, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज सम वर्ड्स. Towards inheritance, here we are. Let's go all the way down. You know, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बात करी? हमने कहा नंबर 1, वी सेड कि भाई एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड कट इट यूजिंग कौन सा वाला एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सिर्फ इस वाले पॉइंट के हमारे पास 2 मार्क्स हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द ह्यूमन जीन फ्रॉम द पेनक्रियाटिक, अब फॉर एग्जांपल इसने ह्यूमन जीन तो नहीं बोला, हम क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्ट द कौन सा वाला जीन? एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड जीन, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स और द टिश्यूज, राइट। फिर हम बता देंगे ज्वाइन द डिजायर्ड जीन with the bacterial plasmid and use कौन सा वाला enzyme? and use the ligase enzyme, ठीक है। and insert one, इसके 2 मार्क्स यहाँ हो गए, and insert it back into the bacteria, allow the bacteria to reproduce in a divide and reproduce in a fermenter and collect the protein it produces, ठीक है। अच्छा, अब देयर आर थिंग्स कॉल्ड स्टिकी एंड्स, वो तुम लोग A2 के अंदर पढ़ोगे, ओ लेवल्स के अंदर, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द स्टिकी एंड्स, अगर तुम लोग उसको याद नहीं रखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स?
हाँ, ज्वाइन करने के लिए लाइगेज, काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटे, हमेशा। ऑल राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन। देखो बेटे, साथी बेटे, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें जीन प्रोड्यूस कर, वट एवर द जीन दैट वी हैव टू ट्रांसफर ना, हम उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज हम लोग बैक्टीरियल प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटे, और उसको कट करते हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। All right, we can, but I would not prefer, Aisha, you anyone of writing in pointers, I would always prefer a paragraph, क्योंकि अगर pointers haphazard हो गए ना, तो उस पर वो marks काट देता है. There's a lesser chance of getting your answer, or your answer being haphazard, let's say in a paragraph form. खैर, साथ ही इसको बच्चे दोबारा देखो. uh, Once we cut the DNA or the bacterial plasmid, we extract the desired gene. In our case right now, it's the human insulin gene. Whatever the desired gene that we have, for example भाई हमारे पास ऊपर वो resistant gene था ना, मैंने उसको extract कर लिया from the particular cell. I join the bacterial plasmid and the desired gene using an enzyme called as ligase enzyme and produce the plasmid again. This plasmid is also called as a recombinant DNA क्योंकि हम इसको दोबारा join up कर रहे हैं, ठीक है. Once this is done, we're going to insert this into a bacteria and grow a bacteria into in a fermenter. Do we get it now, beta? And whatever the protein that is producing, we're going to collect it. ठीक है बेटा? All right. Now, moving on. Some people are worried that genetically modified crops could pollinate wild plants. Suggest how pollination between genetically modified plants and wild plants could be prevented. Right? तो भाई हम कह देंगे भाई अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अकेले ग्रो करवाएं. हम कह देंगे ग्रो genetically modified crops in isolation, right, away from wild plants, right, preferably किधर, in ग्रीन हाउसेस. हम उसको ग्रीन हाउस के अंदर वो करेंगे, ग्रो करवा देंगे ताकि उसका पॉलन उससे बाहर ही नहीं जाए. हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, वी कैन अवॉइड पॉलिनेशन बाय प्रिवेंटिंग द बर्ड्स और द इंसेक्ट्स टू फीड ऑन देम. ऐसा भी कर सकते हैं बेटा. और बाय प्रिवेंटिंग पॉलिनेशन के स्टेमन्स और एंथर्स कट कर दो, स्टेमन्स और कार्पल्स कट कर दो, ठीक है. अच्छा जी, अब वो कह रहा है टू एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अदर देन इंसेक्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंस से के अलावा और क्या उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. हम कह सकते हैं भाई द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन बी हर्बिसिड रेजिस्टेंट. वो वीड किलर से नहीं मरेंगे, ठीक है. दे कैन इंक्रीज यील्ड, हम ये भी लिख सकते हैं. वेरी गुड, ठीक है. दे कैन प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट, इम्प्रूव्ड यील्ड या फिर मास, ठीक है. ऑलराइट, अच्छा जी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. There we can modify them to survive on low, less minerals, less water, right? Acha, xerophytes are plants that show adapted features for dry habitats. Complete the sentence to define the term adaptive feature. Adaptation को define करना है basically, ठीक है. अच्छा, एन अडेप्टेड फीचर कोई भी चीज़ जो एक अडेप्ट कोई भी अडेप्टेशन होगी, हम लोगों ने सिलेक्शन के अंदर पढ़ा है, या तो वो अक्वायर्ड होगी थ्रू म्यूटेशन, या फिर वो कैसा वाला क्या होगी, पेरेंट्स से हम लोग इनहेरिट करेंगे. सो इट्स एन इनहेरिटेड कंडीशन, ठीक है. दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव.
Remember the brown and the white rabbits, right? And to survive and reach the reproductive age, या हम कह देंगे कि भाई produce offsprings would be a better word, या breed in this environments, produce offsprings. ठीक है, अच्छा जी. Now reproduce भी लिख सकते हैं बेटा. अच्छा, Marum grass is a xerophytic plant. Figure 4.1 is a photomicrograph of a cross section of a Marum grass. ठीक है. Use figure 4.1, describe the visible features that identify it as a xerophyte. Up, let me take you guys to transport and plants, and we talked about adaptations of xerophytes against transpiration, right? They can close the stomata, they can roll up the leaves. They have sunken stomata. Stomata अंदर की तरफ होता है, बाहर epidermis के ऊपर नहीं होता. They have hair-like extensions. They have trichomes. They can have spines, right? अब अगर हम लोग यहाँ देखें, can we actually appreciate the trichomes, right? Can we see that the lower epidermis is not straight, rather it's grooved like this? जहां भी ग्रूव्ड होगी वहां स्टोमेटा हो जाएगा. तो हम दो अडेप्टेशंस तो बता देंगे कि भाई नंबर वन, इट हैज sunken stomata, right? Number two, there are trichomes present. All right. बात समझ में आ रही है? उसके अलावा ये रोल अप भी हुआ हुआ है, कर्ल्ड है ना, स्ट्रेट लीफ नहीं है. ठीक है, मेक सेंस गाइस? ऑल राइट, मूविंग ऑन. अब वो कह रहा है द मीन सेल वॉल थिकनेस ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ वन स्पीशी इज 1.276 माइक्रोमीटर्स. माइक्रोमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो. भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, राइट? नो, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट. 2 मार्क्स के ना बेटे. ठीक है, बस we have to list them down, Chanda. Trichomes are hair-like extensions that describe. No, we don't. Harun, we don't. So that prevent X, वो that provides a physical barrier against transpiration. ये trichomes होते हैं. ये रहे बेटे. ठीक है, अच्छा जी. How do we convert it? We divide. हम smaller to larger unit जा रहे हैं ना, divide करेंगे 1000 से. 1.276 divided by 1000 क्या हो जाएगा हमारे पास? 123 0.001276. All right. No, they're not like root hairs. मैं आखिर में सुबह ना, I'll just write it down. ठीक है, we will discuss them. अच्छा जी. State the name of the carbohydrate used to build the cell walls. Very easy. Cellulose. Suggest one way in which we can write in stand form as well. Yes, we can. अच्छा, suggest one way in which the stem of the xerophyte is adapted for dry habitats. तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई स्टेम कैसी होती है, उसमें वाटर भरा हुआ होता है. सक्यूलेंट स्टेम होती है, शॉर्ट स्टेम होती है. ठीक है, तो हम बता देंगे कि द स्टेम इज गोइंग टू हैव अ सक्यूलेंट या फिर वाटर फिल्ड स्टेम. ठीक है, अच्छा जी. अब अगला पार्ट क्या कह रहा है? Figure 4.2 is a diagram showing the root systems of two different species of xerophyte. एक की जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल के ऊपर है, एक है जो डीप जा रही है ना. अब सुपरफिशियल लेवल पे क्या होगा कि भाई जैसे ही वाटर आएगा ये फौरन से एब्जॉर्ब कर लेंगी. जो डीपर है वो वाला वाटर एब्जॉर्ब कर रही है जो सॉइल के नीचे जाके कलेक्ट हो गया, राइट? अब ये क्या कह रहा है
कि भाई डिस्क्राइब द टू रूट सिस्टम शोन एंड सजेस्ट हाउ ईच वन इज एन अडेप्टेशन फॉर लिविंग इन ड्राई कंडीशंस। हम बता देंगे। रूट ऑफ स्पीशी वन, रूट्स ऑफ स्पीशी वन are near the surface so they can absorb water as soon as it is poured or it comes into the soil, while that of species 2, what of species 2? The roots. While that of species 2 are growing deep into the soil so they can absorb water that seeps and collects underground। ठीक है कि भाई वो वाला वाटर जो पानी जो डीप वो हो जाएगा, विच विल बी कलेक्टेड एट द बॉटम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। मेक सेंस? अब देखो सवाल को समझो। उसने कहा कि भाई लॉन्ग रूट्स या फिर शैलो रूट्स, हाउ आर दे एन अडेप्टेशन फॉर ड्राई एनवायरमेंट्स? दोनों ड्राई एनवायरमेंट्स के अंदर है। प्लीज ये बात याद रखिएगा, इनमें से एक ड्राई में नहीं, दोनों ड्राई में एनवायरमेंट्स के अंदर है। ऑलराइट गाइस, सबको बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, ठीक है, ओके। नाउ moving on with question number 5, okay, an easy सवाल। figure 5.1 is a diagram of a root hair cell। ठीक है, so X is nitrate ions, water molecules are dots, right? Okay, now अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई use information explain how the nitrate ions are transported the root hairs into the root hair cell। now look at this, वो कह रहा है कि भाई how are the nitrate ions transported into the root hair cell। अब इसको देखो, यहाँ हमारे पास नाइट्रेट आयंस में, लेट्स मार्क देम। nitrate ions are 1 2 3 4 5 6 on the outside, let's write the number right here। and how many are there on the inside? 1 2 3 4 5 6 7, more than 6। तो भाई अंदर मेरे पास नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। सो हाउ विल दे बी एब्जॉर्ब? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो वी जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, हम बता देंगे नाइट्रेट आयंस में, छोटे उसको लिख रहा हूं, नाइट्रेट आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई थ्रू कौन से वाले प्रोटीन्स? थ्रू carrier proteins using energy produced by mitochondria, aerobic respiration, respiration कुछ भी लिख दो, ठीक है, mitochondria by the process of active transport। हम इसको और छोटा कर सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे, you don't have to explain, we just have to write down कि भाई कैसे आ रही है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई दे ट्रांसपोर्ट एक्टिवली फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेक सेंस गाइस? अच्छा जी, अब ये अगला सवाल कह रहा है स्टेट टू वेज इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास दो तरीकों से होती है, राइट? whenever we're saying, so when the moving region of low to high वो against होगा, अगर वो लो हाई टू लो जा रहा है वो डाउन होगा। वेरी गुड हमजा, जस्ट दैट फॉर 4 marks, यस।
हाँ, नहीं, रूट हेयर सेल्स हैव हाई कंसंट्रेशन ना मेरा बेटा, इधर देख, cytoplasm of root hair cells have high concentration, soil has low concentration ना। ओके, हाँ बिल्कुल, ईशल लिख सकता है, लेकिन देखो जरूरत नहीं है मेरा बेटा। ईशल, टाइम इज प्रेशियस, इजंट इट? अच्छा, तो भाई हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? सो लेट्स गो बैक, लेट्स हैव अ लुक राइट हियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीकों से होती है ना। एक होती है बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है? थ्रू लाइटनिंग, कार इंजन के अंदर भी हो रही है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन मेरे बच्चों? अनरिएक्टिव नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। ऑल राइट, यस यस वी डू, किरत वी डू। तो हम लोग बता देंगे, किधर गया ये रहा। थ्रू नंबर वन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड नंबर टू फ्रॉम लाइटनिंग, राइट। अच्छा, नेम द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स, that moves water molecules into the root hair cells. Easy peasy lemon squeezy. Osmosis. वेरी गुड, राइट। अच्छा जी, अब वो कह रहा है, ओके, डिस्क्राइब डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट रूट हेयर सेल एंड बैक्टीरियल सेल, राइट। ओके, ईशल विल टॉक अबाउट दैट लेटर चंदा। अच्छा, अब अगर हम लोग डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज देखें, ठीक है, तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम इसको पेपर में लिख सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज फर्स्ट, राइट। सिमिलैरिटीज क्या है? अगर हम लोग देखें, हमने क्या दिया, बोथ हैव सेल वॉल। अब देखो, लुक इस चीज को देखिएगा, मैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, इसको देखिए, बोथ हैव सेल वॉल, राइट, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, बोथ हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब सबसे पहले जब मैं डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिक आउट टू थिंग्स फ्रॉम हियर, सेल वॉल एंड डीएनए, राइट। अब नाउ व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, मैं इन दोनों को ही इंक्लूड कर दूंगा डिफरेंसेस के अंदर, ठीक है, ताकि मैं सोचना नहीं पड़े, मेरा टाइम बच जाए। डिफरेंसेस क्या है? मैंने कह दिया कि भाई प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट, cellulose, while bacterial cell wall is made up of, can anyone remind me please? Bacterial cell wall is made up of, we know this, हमने पढ़ा है, क्या होता है? यस, पेप्टाइडोग्लाइकन, वेरी गुड हमजा, वेरी गुड हमजा। मनाइल, फिर फंगल सेल वॉल किससे बनी होगी? वेरी गुड मम हारून, वेरी गुड ईशल बेटे, वेरी गुड फवाज। while bacterial cell wall is made of, please remember this word, पेप्टाइडोग्लाइकन। मैंने कहा प्लांट यूकैरियोट है ना, प्लांट डीएनए इज लीनियर, ऐसा सीधा है, वाइल बैक्टीरियल डीएनए इज व्हाट, इज सर्कुलर। बैक्टीरिया का डीएनए ऐसा होता है। एक और डिफरेंस क्या है जो प्लांट्स के पास नहीं है, बैक्टीरिया के पास है? बैक्टीरिया हैव कॉपीज ऑफ डीएनए कॉल्ड एज प्लास्मिड्स, वेरी गुड। बैक्टीरिया के पास सब, देखो लेकिन सबके पास पेप्टाइडोग्लाइकन बेटे, व्हाट इज अनदर नेम फॉर व्हाट बेटा? विशाल, अनदर नेम फॉर व्हाट? ठीक है, अच्छा खैर, हम बता देंगे कि बैक्टीरिया हैव प्लास्मिड्स, ठीक है।
रूट हेयर सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, हमने कह दिया प्लांट सेल्स या फिर प्लांट रूट हेयर सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता रूट हेयर सेल के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और प्लांट रूट हेयर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया के पास नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरियन कहते हैं बेटा उससे। नहीं, वी कैन नॉट राइट अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द, वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है ना। हाँ वी कैन आयशा, वी कैन डू इट लाइक दिस। इनमें से कोई भी पांच लिख दीजिए आप। दो सिमिलरिटीज, तीन डिफरेंसेस, ये दो डिफरेंसेस। सेल सैप, वेरी गुड। वैक्यूल नहीं होता। लाइबा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, प्लांट रूट हेयर सेल एज अ वैक्यूल, लार्ज परमानेंट वैक्यूल, और सैप वैक्यूल। ऑल राइट, आगे चलते हैं। नाउ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अब वो कह रहा है scientists investigated the changes in pH on the activity of two different protease enzyme. So we're looking at the difference in changes in pH on the activity of enzymes, right? अच्छा, अब हमें पता है every enzyme has a specific pH where it works. Each enzyme was placed in a hole in the center of a jelly layer in a petri dish. हमने यहाँ enzymes को रखा बीच के अंदर. The jelly layer was made of proteins. The investigation was carried out at a range of different pH values. After 60 minutes, the area of the jelly layer that had been broken down by enzyme L or enzyme M was recorded at each pH value. अब इसको समझो कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। In the exam, not all bacteria has flagella beta, मंसूर। खैर, coming to this question again, हमारे पास समझने वाली बात क्या है। Do not get overloaded with information, please. Be very specific. भाई काम कहानी क्या चल रही है, हमने हमारे पास एक जेली है, प्रोटीन की बनी हुई है, उसके बीच के अंदर हम लोग प्रोटीएज डालेंगे ना, प्रोटीएज एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। जितना ये ब्रेक डाउन होता रहेगा तो ये जो बीच वाला स्पेस है, ये और क्या होते जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा, इजंट इट। ये जो एम्प्टी स्पेस होगा ये और लार्ज होता जाएगा, राइट। अब हमारे पास दो प्रोटीज हैं, एल और एम। हम उनको अलग अलग पीएचएस के ऊपर देख रहे हैं कि भाई कौन से वाले पीएच के ऊपर वो ज़्यादा काम कर रहा है। अब मुझे पता है जितना जितना ये हमारे पास एरी जेली डाइजेस्ट होगी, उतना अच्छा एंजाइम काम करेगा। अब हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वुड टॉक अबाउट एंजाइम एल broke down the jelly layer at pH 2 the most, कितना एरिया ब्रेक डाउन करा, 160 मिलीमीटर स्क्वायर। pH 1 के ऊपर वो कितना एरिया ब्रेक डाउन कर रहा है, 80। pH 3 के ऊपर कितना ब्रेक डाउन कर रहा है, 100। pH 4 के ऊपर वो तकरीबन 50 कर रहा है। pH 5 onwards it was unable to break down the protein jelly. Why? Because pH 5 onwards वो एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया। इस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच कहाँ है, पीएच 2 है। सो दिस एंजाइम एल इज बेसिकली वर्किंग बेस्ट एट एसिडिक पीएचएस। अब अगर लेट्स फॉरगेट द क्वेश्चन, अगर मैं तुम लोगों से यहाँ सिर्फ ये बात पूछ लूं, ह्यूमंस के अंदर कौन सा वाला प्रोटीएज होता है विच वर्क्स बेस्ट एट एसिडिक पीएचएस, क्या बताओगे मुझे। So I, as a mammal, very good. Pepsin, very good. Pepsin in the stomach, very good, guys. ठीक है, so keep this at the back of your mind. They can ask you these questions later on as well. Very good, guys. ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं देखूं कि भाई मेरे पास एंजाइम एम जो है वो पीएच 3 से काम करना इंक्रीज शुरू हुआ है, लेकिन इसका ऑप्टिमम पीएच कितना आ रहा है, ऑप्टिमम जो पीएच है वो किस पे आ रहा है, इट्स कमिंग एट पीएच 10। ये अल्कलाइन मीडियम में काम कर रहा है। मेरे पास भी एक प्रोटीएज है जो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, उसका नाम ट्रिप्सिन है। अब वो कह रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब द रिजल्ट्स। अब देखो एक बात बेटे, प्लीज रिमेंबर दिस, प्रोटीएज, ईशाल, प्रोटीएज
Which protease works best in alkaline conditions? Trypsin. ठीक है। अच्छा अब देखो, एक चीज देखिए, there is a difference between explanation and description. Whenever they would ask us to describe anything, हम बता देंगे कि भाई क्या चीज क्या हो रही है, क्या चीज कहाँ हो रही है, ठीक है। एमिलेज भी अल्कलाइन कंडीशन पर काम करता है, बट हियर वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोटीएज। एमिलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ठीक है। अच्छा, नो नो, आई गोना टॉक अबाउट दैट, तैमूर। अच्छा, बाकी है, लेकिन हम लोग तो यहाँ स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं ना बेटे, प्रोटीएज के बारे में। अब देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बस क्या बता देंगे, एंजाइम एल at pH 1 breaks down the area of the jelly at about 80 millimeters. At pH 2, it has the highest activity and breaks down the most jelly, breaking down the area of 160 millimeters square. After which, at pH 3 इतना कर रहा है, pH 4 इतना कर रहा है, pH 5 all the way till pH 12 0 कर रहा है। तो हम लोग इसे किस तरीके से लिखेंगे? हमने क्या दिया कि एंजाइम कौन सा था? एल था। एंजाइम एल works in acidic conditions, breaking the jelly or breaking 80 millimeter square of the jelly at pH 1, 160 millimeter square क्यूब क्यों लिख दिया मैंने, of jelly at pH 2, 100 millimeter square at pH 3 एंड 4 पे कितना कर रहा है? 50 and 50 millimeter square at pH 4. It is unable, हाँ बेटे, जी बेटे, shall break down any protein or any jelly from pH 5 till pH 12, ठीक है। while बड़ा क्यूब लिख दिया मैंने, ओके, ओ या, here we are, खैर, while enzyme M starts breaking down the jelly from pH 3 to pH 10, moving from कितना, सॉरी, pH 4 till pH 10 होगा ना, pH 3 नहीं, आई एम सॉरी। मूविंग फ्रॉम pH 4 पे कितना कर रही है? 10 मिलीमीटर स्क्वायर टू 140। हम बीच के हमें देने की जरूरत नहीं है, 10 मिलीमीटर स्क्वायर टू 140 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर विच it breaks or digests the jelly at or jelly of about 80 millimeters and 40
Vermicelli at 80 millimeter square at pH 11 and 40 millimeter square at pH 12. ठीक है, दिस इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन फॉर 5 मार्क्स। नो, यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। ऑलराइट, नाउ एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में देंगे। वो कह रहे एक्सप्लेनेशन से बताओ एम के लिए एट pH 2। हम बता देंगे एम जो है एट pH 2 इज अनेबल टू ब्रेक डाउन द जेली, क्योंकि वो डी नेचर हो गया, सिंपल। राइट, हम बता देंगे कि भाई एट pH 2 नो jelly is broken down, ठीक है, as the enzyme is denatured and the substrate or the protein is no longer able to bind to its active site, right? As it has changed, as it's no longer complementary to the substrate. ठीक है, क्या करें अब? देखो, enzyme is not alkaline in nature. For L it is, बेटे, M के लिए it's not optimum ना। enzymes, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन वाली चीज बताएंगे। उसने स्पेसिफिकली पूछा कि भाई एक्सप्लेन करो, तो मैंने कह दिया भाई काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट डीनेचर हो गई है। नहीं, डीनेचर इज परमानेंट इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा देखो, एंजाइम्स कैन नॉट बी एसिडिक, दे कैन नॉट बी अल्कलाइन, दे कैन वर्क बेस्ट इन एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिमम में नहीं तो स्लो रिएक्शन होगा, हाँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राफ बेटे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं, खैर मतलब कितना वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। तो क्या हो गया बेटे? जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए, अब आखिरी सवाल कह रहा है सजेस्ट द नेम ऑफ द एंजाइम एल। अब वही वाली जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, एंड स्टेट्स इज लोकेशन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई हमारे पास एल जो है, ये वाला एंजाइम एल जो है, इट्स वर्किंग बेस्ट इन एसिडिक कंडीशंस। तो हमारे पास एंजाइम एल क्या हो गया? एल इज पेप्सिन, और पेप्सिन किधर काम करता है? स्टमक। वेरी गुड, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद IGCSE 25 theory.